देखो बोर्ड्स में अब सिर्फ 3 महीने से भी कम का टाइम रह गया और डर तो तुम्हारे अंदर सारे सब्जेक्ट का होगा, लेकिन फिजिक्स का डर सबसे ज्यादा होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो फिजिक्स है भाई एक टफ सब्जेक्ट है, रट्टा मारने से काम नहीं चलता है, इसमें कॉन्सेप्ट आपको समझने पड़ते हैं। दूसरा कारण ये है कि पिछले 3-4 साल से जो फिजिक्स के पेपर का लेवल है भाई साहब वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो गया, मतलब पेपर जो है वो बहुत ही ज्यादा टफ आ रहा है पिछले 3-4 साल से ही। तो डर लगना बिल्कुल नॉर्मल है। हाँ, अगर थोड़ा मतलब डर अगर नहीं लग रहा है आप लोगों को तो थोड़ा सा ध्यान दे लो फिजिक्स के पेपर के ऊपर, है ना, तो आपका पेपर भी अच्छा जाएगा, आपके मार्क्स बहुत ज्यादा अच्छे आने वाले हैं। वो बात तो आपने सुनी होगी ना कि माउंटेन ड्यू वाली वो ऐड आती है कि क्या बोलते हैं उसमें कि भाई डर के आगे जीत है। तो बस फिजिक्स में भी यही करना है। फिजिक्स थोड़ी सी टफ है तो इसके लिए मेहनत थोड़ी सी एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी आप लोगों को। और आज के इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे चैप्टर्स बता दूंगा या फिर उन चैप्टर्स के ऐसे टॉपिक्स बता दूंगा जिनको आपने अच्छे से कर लिया तो तुम्हारा पेपर भी भाई टॉपर्स की तरह ही जाने वाला है और तुम इजिली 90+ स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो देखो यार, जो सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे आप लोगों को ऐसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिया होगा, है ना। तो यहाँ पे जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो चैप्टर वाइज नहीं है, वो यूनिट के हिसाब से दिया हुआ है, तो कॉम्बो बना होगा ना। और अगर हम इनको देखते हैं तो सारे लगभग एक जैसा सा डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिखता है। तब कौन सी यूनिट करें, कौन से चैप्टर के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करें, ठीक है, वो सबसे ज्यादा हमें कंफ्यूज कर देता है। तो कंफ्यूजन में मत रहो, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज किया है, पिछले 10 साल का जो ट्रेंड चल रहा है उसको अच्छे से एनालाइज किया भाई, अपना जो मतलब पढ़ाने का एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से भी मैं तुम्हें यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे खुद ही सोच लो यार, यूनिट 5th और 6th अगर हम देखें तो 18 नंबर की है और इसमें जो 8वां चैप्टर है वो 3 नंबर का है और जो 9वां और 10वां वो 15 नंबर के हैं। और इसमें जो 9वां चैप्टर है रे ऑप्टिक्स वो बड़ा चैप्टर है और वो 12 नंबर का आता है, ओके, या 10 नंबर का तो आता ही आता है। तो 10 और 5 15 तो ये हो गई और एक चैप्टर बचा यार, कौन सा, ईएम वेव, जो कि 3 नंबर का है। ठीक है, तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई इसमें मतलब जो आपका रे ऑप्टिक्स इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पिछले 10 साल में मैंने देखा कि पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा क्वेश्चन वो रे ऑप्टिक्स से आए हैं। तो रे ऑप्टिक्स से आपके 10 नंबर बन रहे हैं, उसी के साथ रिलेटेड आपका वेव ऑप्टिक्स, तो वहां से आपके 5 नंबर बन रहे हैं। तो बचा अब आप लोगों के लिए ईएम वेव। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, वो 3 नंबर को सोचेंगे कि भाई इसको छोड़ देते हैं। अरे भाई नहीं, ये फ्री के 3 नंबर है, इतना आसान चैप्टर है यार ये ईएम वेव। अगर आपने इसका मतलब सिर्फ सिंपल एक वन शॉट भी देख लिया ना, उससे आप लोगों का काम चल जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ हर चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है, ये रहे चैप्टर वाइज आप लोगों को टॉपिक्स मैंने यहाँ पे बताए हुए हैं। अच्छा, साइड में आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी दिख रहे होंगे, तो आपको ये नहीं सोचना है कि भाई ये नहीं बता रहे हैं सर, ये लिखे हुए, तो यहाँ से नोट कर लेना, टाइम थोड़ा सा बचाते हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस इन फील्ड पहला चैप्टर है भाई, तो गॉस थ्योरम इसकी एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड ये इंपॉर्टेंट है और मैंने लिख भी रखा है कि कौन सी हाई वेटेज है कौन से नहीं है। ठीक है, मतलब इनके ऊपर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। क्या ये नहीं पूछे गए? पूछे गए, ये कम पूछे गए हैं। इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में से ये सारे टॉपिक्स हैं, बट ये दो बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर आता है कूलम्ब्स लॉ, फिर आता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेटा जी। ऐसे ही अगर हम बात करें अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की, तो इसके अंदर आप लोगों को दिख रहा होगा एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस बेटा जी। ठीक है, ऐसे ही चैप्टर नंबर 3 है आप लोगों के पास, जिसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कांसेप्ट बहुत अच्छा है। ठीक है, वो आना चाहिए। सेल सीरीज या पैरेलल वो आना चाहिए। किरचॉफ्स लॉ, ठीक है, सेल उसका मतलब कॉम्बिनेशन तो हमने ऊपर कर ही लिया है। इसी के साथ एनर्जी पावर। अब बहुत सारे बच्चे सोच सकते हैं कि इसमें बहुत बड़े बड़े टॉपिक लिया, अरे भाई ये टॉपिक्स बड़े नहीं है, ये छोटे टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो ये दो दो नंबर एक एक नंबर में पूछ लेते हैं। ओम्स लॉ कितना बड़ा है यार, छोटा सा तो टॉपिक है। एनर्जी और पावर कितना बड़ा टॉपिक है, दो दो डेफिनेशन है और दो दो फॉर्मूला है, तो आराम से आप लोग इनको फोड़ सकते हो। ठीक है, ऐसे ही बेटा जी आपके पास चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म है। मूविंग कॉइल आता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉर्क ऑन ए करंट लूप, मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक फील्ड में जो मोशन होता है वो बताना होता है। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर करंट लूप, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट्स और बायट-सावर्ट्स लॉ। ठीक है, ऐसे ही आ जाते हैं चैप्टर नंबर 5 जो कि लगभग 3 नंबर का छोटा सा चैप्टर है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बार मैग्नेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाते हैं ईएमआई। इसमें मैंने हर बार बोला है कि जो इंडक्टेंस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या तो सेल्फ आ जाता है या म्यूचुअल आ जाता है आप लोगों के पास बेटा जी। ठीक है, एसी जनरेटर है इसके बाद, फिर लेंज लॉ, और लेंज लॉ पे पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, और उसके बाद है फैराडेज लॉ और मोशनल ईएमएफ बेटा जी। ठीक है, इसके बाद चैप्टर नंबर 7 एलसीआर। तो एलसीआर अगर कर लिया तो पूरा चैप्टर हो जाता है, ये मान के चलना। ठीक है, तो इसके अलावा ट्रांसफॉर्मर बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम बनाना आ जाता है, उसकी वर्किंग आ जाती है। पावर इन एन एसी सर्किट, अगर ये टॉपिक नहीं आएगा तो ये देखने को मिलेगा। और इसी तरीके से वोल्टेज अप्लाई टू ए कैपेसिटर
ये भी कई बार आया है। और ईएम वेव में कुछ नहीं है, ईएम वेव पता होनी चाहिए क्या है, उसके यूजेस पता होनी चाहिए, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी वेवलेंथ, ये पूरा चैप्टर संपूर्ण हो जाता है। फिर आ जाता है एक बड़ा चैप्टर 10 से 12 नंबर का, तो इसके टॉपिक्स भी ज्यादा होंगे, ठीक है। रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस और साथ में लेंसेज के द्वारा जो रिफ्रैक्शन होता है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भाई दो हैं, कोई एक देखने को मिलेगा, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर और रिफ्रैक्शन, ये पता होना जरूरी है। ओके, वेव ऑप्टिक्स में डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, जो वाईडीएससी है वो करना है, बट उसकी जो डेरिवेशन है वो नहीं करनी है। रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव बाय हाइगन प्रिंसिपल, ये आपको आना चाहिए। और यहाँ से हमारी आसान फिजिक्स शुरू हो जाती है, बिल्कुल मतलब थ्योरी आप लगा के चलो कि बिल्कुल सिंपल, ठीक है। तो ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर, इसमें आइंस्टाइन जी की इक्वेशन है, उसके बारे में एक दो न्यूमेरिकल आ जाते हैं। एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, अगर ये कर लेते हो तो पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। वेव नेचर ऑफ मैटर के 4 पॉइंट्स हैं, वो पढ़ लेना। और फोटॉन्स क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह पता होनी चाहिए। एटम्स जो ऑलरेडी केमिस्ट्री में भी पढ़ लेते हो। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट और रदरफोर्ड का मॉडल जो होता है उसको बोल सकते हो। लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसमें डेरिवेशन आती है रेडियस की, वेलोसिटी की और इसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी की, टोटल एनर्जी की। और साथ में आ जाता है डी ब्रोगली एक्सप्लेनेशन ऑफ बोहर सेकंड पोस्टुलेट, ठीक है। फिर आता है बेटा जी न्यूक्लियाई, एक छोटा सा चैप्टर, बिल्कुल सिंपल चैप्टर है। जैसे कि यहाँ पे मास एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी दी हुई है, ये इंपॉर्टेंट है। मास एनर्जी से ज्यादा मैं बोलूंगा बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियर एनर्जी में फ्यूजन एंड फिजन आता है, डिफरेंस आ जाता है या डेफिनेशंस आ जाती हैं या फिर रिएक्शंस दी होती है वो कंप्लीट करनी आ जाती है। साइज ऑफ द न्यूक्लियस है और न्यूक्लियर फोर्स है बेटा जी, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आता है बेटा जी आप लोगों के सामने, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, लास्ट चैप्टर, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, पीएन जंक्शन कैसे बनता है, ठीक है, और रेक्टिफायर की तरह ये कैसे यूज होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये थे आपके चैप्टर वाइज टॉपिक्स बेटा जी, ठीक है। सारे टॉपिक्स मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिए हैं, पढ़ लेना अच्छे से। और इन तीन नहीं मतलब जो भी 3 महीने से कम का टाइम आप लोगों के पास बचा हुआ है, अगर आप इन चैप्टर्स के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करते हो तो आपका सिलेबस भी आसानी से होगा और आपके जो क्वेश्चंस वगैरह वो भी आसानी से लग जाएंगे। मतलब जो सिलेबस है वो अच्छे से मैनेजेबल हो जाएगा, ठीक है, या मैनेज बोल सकते हो कि होता रहेगा और आपका स्कोर भी बढ़िया रहेगा। तो ये था पूरा एक एनालिसिस मेरी तरफ से, एक रोड मैप बोल सकते हो। अगर तुम्हें ये चैप्टर्स और टॉपिक अच्छे से कर लिए तो 95 प्लस स्कोर करना बड़ी बात नहीं है। अब बस लग जाओ और हर दिन एक स्मॉल टारगेट कंप्लीट करो कि हाँ यार इस चैप्टर की ये टॉपिक कर लिए, ये टॉपिक कर लिए। सारे सब्जेक्ट इजी हो जाते हैं अगर उस पर आप 100% फोकस करते हो या मेहनत करते हो। और अगर तुम्हें अभी तक कुछ भी नहीं पड़ा है तो बस मेरी बेस्ट वन शॉट की जो प्लेलिस्ट है भाई, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहां से स्टार्ट कर दो और फोड़ दो अपने बोर्ड एग्जाम को बेटा जी, ठीक है। तो तब तक के लिए बेटा जी पढ़ते रहो और कुछ भी अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना या फिर मुझे ईमेल कर देना। सो बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।